Hello dear aspirants, let's see the nature of Indian Constitution established under article number 1, part 1 of our Constitution. At that time, our constitutional enactment in 26th November 1949 and completely commencement in 26 Jan 1950, that time our constitution have 395 article, 22 part and 8 schedule. But time to time Indian political and social culture needs to and wants to different philosophy, difference wants to social system, and our parliament established new doctrines, new principles and different parts in our constitution. So at present, the number of articles in our constitution is 458, 25 parts and 12 schedule. This is the exact present number of our constitution. It is described the range of our constitution and philosophies of our constitution. But today we are discussed article number 1, the nature of our constitution. हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझने का प्रयास किया कि क्या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक के स्वरूप को स्वीकार की जा सकती है या नहीं, परंतु असेंबली इस बात पर सहमत नहीं थी. As we know, the chairman of drafting committee, Dr. Bhim Rao Ambedkar, says our nature of Indian Constitution is not as like federal. It is a unique feature. It is a union. पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि एग्जैक्टली अनुच्छेद संख्या 1 है क्या और उसके अंदर किन बातों को और किन वर्ड्स को, किन सेंटेंसेस को स्थापित किया गया है. जब हम बेयर एक्ट के अंदर आर्टिकल 1 को देखते हैं, उसके पूरे कंपोजिशन को, उसकी वर्डिंग को देखते हैं, तो उसकी जो डिफिनीशन मिलती है या जो उसके अंदर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत, दैट इज इंडिया, shall be a union of state. The last one is, this is a union of a state. Our framers does not accept the nature of our constitution is federal. It is a union of states. क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच का? हमको फेडरल स्वीकार करने में क्या दुविधा थी और एक ऐसा यूनिक फीचर हम यूनियन के रूप में स्थापित कर पाए जो दुनिया के और किसी संविधान में नहीं मिलता है. बहुत से दुनिया के देशों के अंदर जो मान्यता प्राप्त देश है, उनके संविधानों को अगर देखा जाए तो यूनियन ऑफ स्टेट का नेचर हमारे संविधान में केवल अकेला दिखाई देता है. इसके अतिरिक्त
दूसरे संविधानों का नेचर या तो फेडरल है या दूसरे प्रकार का है। हम लोग डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट में कि आर्टिकल 1 है क्या और एक्चुअली आर्टिकल 1 कहती क्या है और किस रूप में हमारे फ्रेमर्स ने, संविधान निर्माताओं ने किस रूप में इस टेरिटरी को, इस राज्य क्षेत्र को स्वीकार किया है। इस आर्टिकल के अंदर इंडिया को दो रूपों में, इस टेरिटरी को दो शब्दों में स्वीकार किया गया है। एक है भारत के रूप में और दूसरा है इंडिया के रूप में। इसके दूसरे बहुत से प्रचलित नाम है जो आप एंशियंट टाइम में जब देखते हैं तो जम्बू द्वीप या भारतवर्ष या हिंदुस्तान, इन सब नामों को संविधान निर्माता सभा के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। संविधान जब बन रहा था तो संविधान निर्माता सभा में एक संघ समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। And as well as parallel we know the chairman of drafting committee is Dr. भीमराव अंबेडकर। उन लोगों ने दुनिया के बहुत से संविधानों को एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारे जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अंतर है, उसको देखते हुए हम इसको संघ के रूप में, फेडरल के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हम एक ऐसा विशेष संविधान, एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे जिसकी स्पेसिफिक फीचर बहुत यूनिक हो, जो भारतीय सोशल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, टेरिटोरियल कंडीशन के अंदर एडॉप्टेबल हो। और इसी सब कारणों से इसको एक यूनिक फीचर तक लेकर लोग गए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संविधान की प्रकृति कुछ हद तक संघात्मक जरूर है, बट इट इज़ नॉट अ फेडरल, इट इज़ यूनियन। यह संघात्मक नहीं है, ये एक यूनियन है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था में और यूनियन होने में क्या फ़र्क है और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। भारत जहाँ तक कहने का प्रश्न है, हमारे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के अंदर द एंशिएंट क्लेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन we know it's a भारतवंश, it's a भारत क्लेन। और उस ग्रेट क्लेन के बिहाफ पर इस टेरिटरी का नाम हमने भारत रख दिया। So भारत is the name of the ancient claim as we code it। इंडिया कहने का अर्थ है कि we expand the इंडस सिविलाइजेशन। हम भारत के लोग, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, जो अर्बन सिविलाइजेशन था, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली, और इस टेरिटरी को उस इंडस वैली के नाम पे ही इसका जो नाम है वो इंडिया कहलाता है। सो बाय कल्चर टेरिटरी ऑफ दिस एरिया कॉल्ड इंडिया। आर्टिकल 1 के अंदर इन दो शब्दों को ही स्वीकारा गया है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शब्दावली को भारत के क्षेत्र के लिए या इस पूरी टेरिटरी के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। तो हम वे लोग हैं जो भारतीय हैं, हम वे लोग हैं जो सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली हम इंडियंस हैं।
अगर हम इस आर्टिकल के अगले सेगमेंट को देखें, यूनियन ऑफ स्टेट, और हम जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो एक फीचर इस्टेब्लिश करना था कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह के संबंध इस्टेब्लिश होंगे। और हमारे संविधान के अंदर एक बहुत अच्छी तरह से इसको राज्य और केंद्र के संबंधों के रूप में, वो रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेजिस्लेचर का हो या फाइनेंशियल हो, उसके बिहाफ पर इस्टेब्लिश किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात को चलाने के लिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, फाइनेंशियली रेगुलेट करने के लिए छोटी स्प्लिट इकाइयों में बांटा गया है। वो प्रांत है, हम आज़ादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर जाके देखें तो जो आज के राज्य है वे राज्य नहीं थे। ना उत्तर प्रदेश था, ना बिहार था, ना महाराष्ट्र था, ना गुजरात था, ना पंजाब था, ना केरला था, ना कर्नाटका था, ना तमिलनाडु था, ना आज के जो 2800 स्टेट की परिकल्पनाएं हैं वे सब नहीं थी। था एक कॉन्सेप्चुअल टेरिटोरियल इंडिया जो कल्चरली इंडस वैली से डेवलप होकर यहाँ तक आया था। एक प्राचीन वंशावली में भारत था। इसके अलावा कोई और स्वीकार नहीं था। इसलिए दो नामों को हमने सेलेक्ट किया और हमारे फेमस ने, जो काउंसिल असेंबली के फेमस थे, लोग थे, जो महान लोग थे, उन लोगों ने इन दो नामों को इसको स्वीकृति प्रदान की। और प्रशासनिक रूप से, वित्तीय रूप से, विधायी रूप से इस व्यवस्था को चलाने के लिए इसको छोटी इकाइयों में बांट दिया। वो इकाइयाँ मिलकर एक यूनियन बनाती हैं। वे राज्य मिलकर वे प्रांत मिलकर एक संघ बनाते हैं कि यूनियन बनाते हैं। बट इट्स नॉट अ फेडरल, इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट अ फेडरल, इट इज़ अ यूनियन। आर्टिकल 1 के सब सेक्शंस को अगर देखा जाए ना, सो आर्टिकल 1 पार्ट 1 बी के अंदर जाया जाए, सो 1 ए में कह दिया गया कि भारत, दैट इज इंडिया, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बट हियर इज नॉट मेंशन नंबर ऑफ स्टेट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेट इन यूनियन। ये नहीं कहीं कहा गया है आर्टिकल 1 के 1A पार्ट में कि राज्यों की संख्या कितनी है। इस चीज़ को संपूर्ण करने के लिए द कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल नंबर 1A established under article number 1AB, we see the schedule of 1। अनुसूचियां या शेड्यूल्ड वे है जो संविधान के अनुच्छेदों में जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, अनुसूचियां उसकी संपूर्ण व्याख्याएं करती है जहां जहां उसकी आवश्यकताएं हैं। तो भारतीय राज्य क्षेत्र को या भारतीय संघ यूनियन की व्याख्यात करने के लिए उसकी टेरिटरी, उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है या कितनी इकाइयों में इस यूनियन को बांटा गया है, इसकी स्थापना अनुसूची संख्या 1 में कर दी गई है। और एट प्रेजेंट टाइम में वी नो 28 स्टेट इन यूनियन। सो अगर हम आर्टिकल 1A को आर्टिकल 1B के साथ सम करके पढ़ लें और जोड़कर पढ़ लें तो हम कह सकते हैं कि
भारत अर्थात इंडिया 28 राज्यों का संघ है, बट इट इज लाइक दिस, आर्टिकल 1A plus article 1B, then we see exactly what is the number in union at present. So number of state is 28 right now. The nature of Jammu and Kashmir eclipsed in 2019, we see that. इसी आर्टिकल का सी सेक्शन यूनियन टेरिटरी को इस्टाब्लिश करता है कि किस तरह के कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं और कितना ऐसे एरियाज़ है जो यूटी के फॉर्म में है, संघ शासित प्रदेश है। इस फॉर्म में ही हम इसको आर्टिकल 1 के पूरे एज इट इज़ प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। यहाँ एक रेफरी इसको रिपीट कर लिया जाए। आर्टिकल 1 सेज भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। शेड्यूल 1 एस्टैब्लिश नंबर ऑफ स्टेट, हाउ मेनी स्टेट इन इंडियन टेरिटरी। आर्टिकल 1C एस्टैब्लिश नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडियन एंड भारत और इंडिया। एक सिंपल बात है, बहुत साधारण सी बात है कि आर्टिकल 1 में सिद्धांतता प्रिंसिपली क्या स्थापित किया गया है, पर इसकी इतनी व्याख्या से हमारा यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम्स कंसिडर नहीं होते, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब देखते हैं और जो सवाल पूछा गया है या आगे पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ रही है या हो सकती है, वो केवल इतने डिस्क्रिप्शन से सवाल हल नहीं होते। लेट्स सी, आइए समझने का प्रयास करते हैं हम सब लोग कि हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को एक फेडरल नेचर स्वीकार क्यों नहीं किया। ऐसी क्या स्पेसिफिक फीचर्स है फेडरल कल्चर के अंदर या फेडरल प्रिंसिपल्स के अंदर जिसे हमें स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में हमको परेशानियां हो रही थी। हमारे पॉलिटिकल सोशल कल्चर उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहा था और असेंबली के लोग भी उस पर एग्री नहीं थे, और यहाँ तक कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सहमत नहीं थे, और जो यूनियन सभी कमेटी थी उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी इस बात से एग्री नहीं हो पाए कि हमारे संविधान की प्रकृति, नेचर उसका फेडरल जैसा हो। इस बात को समझा जाए कि अगर कोई एक स्टेट अगर अपने नेचर में फेडरल है, उसका जो नेचर है वो एक फेडरल स्टेट का है, सो किस कैरेक्टर्स पर, किन मान्यताओं पर, किन विशेषताओं पर कोई एक स्टेट, कोई एक राज्य संघात्मक या फेडरल हो सकता है। कुछ पॉइंट्स है जिसके बिहाफ पर हम समझने का प्रयास करें कि संघात्मक व्यवस्था में क्या हो सकता है। एक एक करके देखिए। इसका पहला फीचर ये है कि फेडरल स्टेट वो हो सकता है जिसमें पावर्स आर डिफाइंड in between center and state. केंद्र का क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी, ये दोनों वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से परिभाषित हो। इसका दूसरा फीचर ये है कि सेंटर आर
more powerful with compared to states, राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो। इस लाइन को कहने का अर्थ ये है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ केंद्र के पास अधिक हो, उसकी तुलना में राज्य की शक्तियाँ कम हो। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर है मॉन्टेस्क्यू, उसका एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन का, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे मॉन्टेस्क्यू बिल्कुल ब्रीफ करता है कि एक स्टेट के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 संस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, जुडिशरी न्यायपालिका। ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से सेपरेट काम करेंगी, ऑटोनोमस काम करेंगी। ये तीनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर अपना काम करेगी, न्यायपालिका इन दोनों से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमस पावर के साथ अपना काम करेगी। इट मीन्स द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट डज नॉट इंटरफेयर एनी ऑफ देम, कोई एक दूसरे में इनक्रोच नहीं करेगा, वे सब ऑटोनोमस होंगी, स्वतंत्र होंगी और सब काम कार्यक्षम होंगी, अपना अपना कार्य अलग अलग सब करेंगी। फेडरल स्टेट के अंदर मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन एक्सेप्टेड होता है, लागू रहता है, स्वीकार रहता है। इट मीन्स कि दोज स्टेट देयर नेचर ऑफ फेडरेशन, they adopted the Montesquieu's theory of power separation. All 3 autonomous institutes worked autonomously, executive, legislature and judiciary worked to autonomous independently. They do not interfere any of them. वो एक दूसरे में कोई भेदभाव, कोई अंतर्भेद या दखल नहीं देंगे। और ये थ्योरी उन राज्यों में दोज स्टेट जिसका नेचर फेडरेशन का है वो एडॉप्टेबल होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। फेडरल स्टेट के अंदर जब उसका मैकेनिज्म होता है, जब वो बनता है ना, तो बहुत से छोटी इकाइयाँ, प्रोविंसेस, जिसको बात पे प्रोविंसेस या रियासतें कहा गया है, they are conjugate with the contract। कह सकते हैं ना कि सेंटर comes from contact with states, or in Indian context it's provinces। केंद्र का जो आगमन है वो राज्यों, रियासतों, प्रोविंसेस के किसी समझौते के द्वारा हुआ हो। केंद्र ने जब बन रहा था, जब वो एक सेंटर बन रहा था, एक स्टेट बन रहा था, अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा था, तो उसने छोटे प्रांतों से समझौते किए, कॉन्ट्रैक्ट किए। उन समझौते के द्वारा, उन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर उसका आगमन हुआ है। कुछ स्पेसिफिक फीचर और से इसके कि इन दिस टाइप ऑफ स्टेट और फेडरल स्टेट
they have dual citizenship and also dual constitution. ऐसे संघात्मक राज्यों में, ऐसे फेडरल स्टेट्स के अंदर दोहरी नागरिकता और दोहरा संविधान होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग या उस समय के जब संविधान निर्मात्री सभा बैठी थी, जवाहरलाल नेहरू उस सर्व समिति के अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग के चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे, या पूरी असेंबली थी, 385 लोगों की पूरी असेंबली थी। और जब संविधान कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था तो बहुत सी समितियां, 22 समितियां, जिसमें 17 समितियां और 5 उप समितियां मिलकर काम कर रही थी, और बहुत ढेर सारे बड़े ग्रेट फिलोसोफर्स, पोइट्स, कवि, शायर, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बहुत से लोग थे उसमें। वे लोग एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना नहीं चाह रहे थे जो इस कैरेक्टर को फॉलो करता हो, और इस बात पे भी सहमत नहीं थे कि हम एक ऐसी कंडीशन से बाहर आ रहे हैं जिसमें एक लंबे टाइम तक हम लोगों ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म को अडॉप्ट किया है या उन्होंने हमको दे रखा था। हम ब्रिटेन से मुक्त हुए, हम ब्रिटेन की कॉलोनिज्म से, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, और हम किसी एक ऐसी व्यवस्था में नहीं जाना चाह रहे थे जो हमारे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के तहत या उसकी संरचना के तहत मेल ना खाती हो, स्वीकृत ना हो। ऐसा कैरेक्टर अगर हम दुनिया के संविधानों को पढ़ें तो बेस्ट इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ब्रिटेन से, उसकी कॉलोनी से जो फ्री हुआ 24 जुलाई 1974 के अंदर, और उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट किया इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिलाडेल्फिया 1787 के अंदर। और जब उसने अपने संविधान को लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंटायर द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी। बहुत सी समस्याएं थी उसके साथ भी, उसने भी अपने छोटी रियासतों के साथ, छोटे प्रांतों के साथ कांटेक्ट किया, समझौते किए, और 50 प्रांतों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। और फिर दोहरी नागरिकता, दोहरे संविधान और सारे कैरेक्टर के साथ वो यूएसए के लोगों ने अडॉप्ट किया, और वो बेस्ट एग्जाम्पल भी है। पर हम भारतीय अमेरिकन्स नहीं थे, हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपने नियम थे, हमारी अपनी शर्तें थी, हमारी अपनी मांग थी, और हम उन सब के अनुरूप अपने संविधान को फ्रेम करना चाह रहे थे। हम अगर 1946 से लेकर 1950 के आसपास के इंडियन सोशल पॉलिटिकल कंडीशन को देखें और आगे आने वाले भारत को देखें, आज़ादी के लगभग 80 साल के आसपास होने जा रहा है, और हम अगर उस कंडीशन को देखें और अब तक को देखें, तो क्या हम इस बात के लिए एग्री थे कि हम एक फेडरल सिस्टम को, एक संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार कर पाते? एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि हमें किस तरह की सिस्टम को, व्यवस्था को लागू करना है। हमारा जो संविधान के सिद्धांत हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर, उसके बिहाफ पर इंडियन पॉलिटिकल कल्चर या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है। हमारे संविधान के आधार पर भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित होती है, और उसकी स्थापना
जो राज्य की तीनों संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वे मिलकर करती है सब। क्या हम कुछ ऐसा चाह रहे थे, कुछ ऐसा भारतीय लोग, भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय धर्म, धार्मिक मान्यताएं, बोलियां, भाषाएं, रंग, साहित्य, ये सब मिलकर क्या संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार करने के तैयार थी? या अगर आज़ादी के पहले की बात के क्षेत्रीय भाषा को कॉन्सेप्ट को सोचें या देखें तो भारत बहुत बिखरा हुआ था, एक भारत नहीं था। अगर हम ये सोचने का या देखने का, समझने का प्रयास करें कि एक्चुअली भारत के राज्य क्षेत्र, टेरिटरी थी कहाँ से कहाँ तक, तो बड़ी असुविधा होती है। उस समय भारत एक क्षेत्र में व्याख्यित भारत नहीं था, वो भारतीय छोटी रियासतों में था। ये छोटे प्रांत थे, अवध था, बुंदेलखंड था, रोहेलखंड था, झांसी थी, पंजाब था, मैसूर था, कर्नाटका था, हैदराबाद था, कश्मीर था और बहुत से प्रांत थे। और अगर इसको एक्सटेंड करना चाहे तो बंगाल था, कामरूप, आसाम, ये सब थे। एक राज्य क्षेत्र में भारत परिभाषित नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक भारत को कहें। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ हिकमतें थी और उन हिकमतों से वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकत्र किया, एक सुरूही में पिलाया और उसको एक अखंड भारत, एक भारत का निर्माण कर डाला। ये बड़े महान लोग थे। क्या हम चाहते थे उस समय के संविधान निर्माता ये चाहते कि एक ऐसी भारत के संविधान की व्यवस्था स्थापना की जाए जो संघात्मक व्यवस्था के कैरेक्टर को फॉलो करता हो। फॉर एग्जाम्पल, as we see some character of the federal system, क्या हम चाहते हैं कि भारत या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक होती तो क्या लेते? अगर हम संघात्मक व्यवस्था का कैरेक्टर लेते तो कहते कि इट इज़ बाई अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि एक कैरेक्टर है फेडरल सिस्टम का कि ये एक समझौते के द्वारा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर है, समझौते का एक सिद्धांत है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल कंडीशन, दो तरफा होता है, दो लोगों के बीच में होता है या दो कल्चर के, दो व्यवस्था के बीच में होता है और दोनों को इक्वली राइट होता है कि अगर किसी टाइम में दोनों को इस समझौते में, इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो दोनों के इक्वल राइट्स है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर बाहर निकल जाए। ये बात भूलना चाहिए कि हम उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे थे और हम एक भारत का संविधान लिख रहे थे। हम रियासतों का संविधान नहीं लिखने जा रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक अखंड भारत बने। तो जो रियासतें, जो क्षेत्रीय रियासतें भारत के अंदर थी, वो किसी समझौते से भारत का में विलय ना करें, बल्कि उनका जो विलय हो, उनका जो मर्जर हो, वो लास्ट मर्जर हो, वो अंतिम विलय हो, उन्हें किसी भी प्रकार से या किन्हीं भी प्रकार से भारतीय संघ से, भारतीय यूनियन से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर एक किसी प्रकार से बाहर जाने का किसी का राइट ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता सो दे हैव इक्वली राइट्स। अब हम लोग इस थोड़ा सा अलग अभी जाएंगे। क्या अमेरिका के फेडरल सिस्टम में जो रियासतें हैं उनको अलग होने का अधिकार है? तो ऐसा नहीं है। वो अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है जो कभी विघटित नहीं होता, वो परमानेंट एक स्वरूप ग्रहण करता है। पर भारतीय कंडीशन वो भी नहीं थी।
हम इस बात पर एग्री नहीं हो पा रहे थे कि हम रियासतों का विलय किसी समझौते पे करें। और स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बिल्कुल एग्री नहीं थे कि रियासतें किसी तरह से कांटेक्ट करें। वो चाहते थे कि रियासत जब भी भारत में विलीन हो वो अंतिम रूप से भारत के अंदर आ जाए, वो अपनी सॉवरेनिटी को वहीं पर लॉस कर दे या वहीं पर छोड़ दे और एक भारत का निर्माण करे जो भारत सॉवरेन भारत हो, एक संप्रभु भारत हो। एक जो फीचर हमारे पास थी फेडरल सिस्टम की कि वी आर बाय द कॉन्टेक्ट, वे रियासतों के मर्जर के टाइम पे हम फॉलो करने के तैयार नहीं थे। एक फीचर और है फेडरल सिस्टम की कि पावर ऑफ सेपरेशन। हमने अभी बताया कि मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी या पावर सेपरेशन फेडरल सिस्टम में एडॉप्टेबल है। जब संघात्मक व्यवस्थाएं लागू होती है उस व्यवस्था के अंदर मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। स्टेट 3 संस्थाएं एस्टैब्लिश करता है। वह एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, सेकेंड वन इज लेजिस्लेचर दैट इज व्यवस्थापिका, and third one is judiciary, which is न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि ऑल 3 इंस्टीट्यूशंस टू वर्क ऑटोनोमसली, ये तीनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। दे आर नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स, ये एक दूसरे के अंदर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ये सब स्वतंत्र होंगी। पर क्या ऐसी व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्वीकार करना या लागू करना संभव होता? हम तो चाह ये रहे थे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, legislature, parliament, state assemblies, and judiciary is a hierarchy. Judiciary, Supreme Court, High Court, additional courts, and all of the judicial system of India, Indian judicial. वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए चाह रही थी। और कैसे, उसको समझने के एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो पार्लियामेंट का एक पार्ट है राष्ट्रपति, और इस पार्लियामेंट के 2 ऑर्गन से, एक है लोअर हाउस लोकसभा और एक दूसरा हाउस है राज्यसभा अपर हाउस। ये दोनों मिले एक दूसरे, राष्ट्रपति इस व्यवस्थापिका का अंग है और ये सब मिलकर कानून बनाते हैं। इन सबके द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू करने का राइट हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। संसद ने जिस कानून को पारित किया, राष्ट्रपति ने उसको हस्ताक्षरित किया, उन कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे राजनीतिक और संवैधानिक सिद्धांतों में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी होने जा रही थी, कुछ ऐसी थी जिसमें हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक साथ मिलकर काम करना चाह रही थी। वो एक स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमसली काम करने के लिए हमारे संविधान निर्माता के लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे। पर फेडरल सिस्टम ये कहता है कि हर हाल में ये इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस हों, जैसा कि अमेरिका में, यूएसए के अंदर पाया जाता है। हम चाहते ये थे कि हम ऐसा ना करें, हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ना बनाएं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करें, ताकि एक बेहतर, एक अच्छा
कानून का निर्माण हो सके जो भारतीय लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए विधि की सत्ता की स्थापना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय कर सके। हम किसी भी रूप में उस स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हमको एक ऐसी व्यवस्था मिले जिस व्यवस्था में हम एक दूसरे के बिना समझे, सहमति से, बगैर प्रारूपीय संभावनाओं के हम काम कर लें। तो हम यहाँ पर भी उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे जो फेडरल कल्चर था। और इसका जो दूसरे फीचर्स है कि हम दोहरा संविधान बनाएं और हम दोहरी नागरिकता दें। एक संविधान केंद्र का हो और एक संविधान राज्यों का हो, जैसा कि यूएसए के अंदर है, और एक संविधान, एक नागरिकता भारत की हो और एक प्रांतों की है कि उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हो और उसी समय वो भारत का नागरिक हो। इस पूरे नेचर ऑफ को, इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरे कैरेक्टर को जो फेडरल स्टेट को डिफाइन करता है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर निर्माती सभा को संबोधित करते हुए बहुत स्पष्ट कह गए कि हमारे संविधान की प्रकृति संघात्मक अवश्य है, लेकिन ये संघात्मक नहीं है, ये एक यूनियन है। हमको ये भी देखना होगा इसी स्थान पर कि किस टाइमों में और किन टाइम में हमारा संविधान एक संघात्मक प्रारूप को बदल जाता है और स्वीकार कर लेता है। कब राज्यों की तुलना में केंद्र की शक्तियाँ अधिक हो जाती है, जैसा कि संघात्मक व्यवस्था में पहला कैरेक्टर ही है कि जहाँ केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हो और राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक मजबूत और पावरफुल हो। एक इस बात को डिस्कस करने से पहले इस बात को शॉर्ट में समझ लिया जाए कि कैरेक्टर के बिहाफ पर हम संघात्मक व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे संविधान की व्याख्या में एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7, जिसमें 3 टेबल्स दी गई है। एक है सेंटर टेबल, दूसरा है कॉन्करेंट टेबल और तीसरा है स्टेट टेबल। केंद्र की सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें कुछ सब्जेक्ट स्थापित किए गए हैं, कुछ विषय वस्तुएं हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर टेबल पे right of formation of law only and only in center। केंद्र की सूची पे कानून या विधि के निर्माण की एकमात्र शक्ति केंद्र के पास होगी। इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट टेबल, सेंटर एंड स्टेट both have power to constitute any law, but with compared to a state, center have first position to make the rule of law, any law establish the subject of concurrent table, as well as the nature of a state table. First right to make the law is a state, and by the advice of state, center have power to make the law on the subject of state table. So हम कह सकते हैं कि केंद्र की सूची पे कानून बनाने का एक अधिकार केवल केंद्र के पास है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का प्रथम अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची पर अगर राज्य केंद्र को से परामर्श मानता है तो केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, और केंद्र के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून राज्य ना तो समाप्त कर सकता है, ना उसमें किसी प्रकार का संशोधन प्राप्त कर सकता है। इस फॉर्मेट को अगर यहाँ देखा जाए ना,
तो राज्य की तुलना में केंद्र बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि तीनों टेबल्स के अंदर, तीनों सूचियों के अंदर केंद्र का एक अधिकार हो जाता है कानून के निर्माण का। ऐसे टाइम में हमारा जो संविधान का नेचर है वो फेडरल नेचर का हो जाता है, वो संघात्मक प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये कहता है कि राज्यों की तुलना में केंद्र के पास अधिक शक्तियां हों या वो अपनी शक्तियों का राज्य की तुलना में अधिक प्रयोग कर ले। इस कैरेक्टर पे अगर देखा जाए तो एक टाइम हमारे पास एक फीचर हमारे पास है, हमारे संविधान की यूनिक फीचर्स में अम्बेडकर साहब यही कह रहे थे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैव यूनिक फीचर। यह फेडरल तो नहीं है, पर इसके पास कुछ विशेषताएं हैं। इट हैज़ यूनिक फीचर। उन फीचरों के बिहाफ पर, उन विशेषताओं के बिहाफ पर ये फेडरल कैरेक्टर को स्वीकार कर लेता है। या द टाइम ऑफ आर्टिकल नंबर 352 प्रेसिडेंट रूल, एनी कंडीशन, किसी भी तरह से भारतीय राज्य क्षेत्र पर आपातकाल लागू कर दिया जाए तो सारी शक्तियाँ, सारे पावर्स सेंट्रलाइज हो जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सब शक्तियाँ कुछ एक दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर, आर्टिकल 19 को छोड़कर, कंडीशनल वो भी है, को छोड़कर सारी शक्तियाँ 20 और 21 को छोड़कर सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं और वो एक तरह से सब तरह के निर्माण करने के लिए ऑटोनोमस होते हो जाता है। ऐसी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मोर पावरफुल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सब प्रकार की शक्तियों को स्वीकार करता है और वो ग्रहण कर लेता है और सब प्रकार की संस्थाएं काम करना बंद कर देती है। उस टाइम में हमारा संविधान एक बार फिर से संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है, जहाँ पर राज्यों को कोई शक्ति नहीं होती, केंद्र सभी शक्तियों का उपयोग करता है बाय दी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये फीचर भी एक स्पेसिफिक फीचर है, ये यूनिक फीचर है, ये रेगुलराइज नहीं है। ये कंडीशन है कि उस टाइम में जब इस बात के ऊपर कभी इमरजेंसी हो, किसी कंडीशन में हो, जिस कंडीशन में इमरजेंसी लागू की जाती है, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 360 के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ या जो कंडीशंस क्रिएट की गई है, उसके बिहाफ पर अगर कोई इमरजेंसी भारत के पूरे भारत पर या कहीं पर भी किसी एक एरिया में लागू की जाती है तो वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम को भी देखा जाता है। बट मोर और लेस it is not a feature of our constitution, it is a unique feature and it is a specific feature of our constitution। ये विशेष चीज़ है और अम्बेडकर फिर से ही कह रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एज अ फेडरल स्टेट, इट हैज़ यूनिक फीचर and called union, and article number 1 says that is India shall be a union of a state, not is a federal state। ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है जो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं थे और हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोग इस बात पर सहमत नहीं थे कि हम संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार करें। सो आर्टिकल नंबर 1, ऑल द A, B and C to conjugate the Schedule 1 and the Union Territory clearly says that is India shall be a union of state
establish the number of state schedule 1 and the union territory established under article number 1 clause 1c, but it is a union, not a federal. अगर हम फेडरल होते तो हम वैसे होते जैसा कि यूएसए है, पर वी आर नॉट अ यूएसए, वी आर इंडियंस. आवर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, linguistic, color, territorial, all of these are differences. Indian territory have more and more diverse state. It has more diversity. बट एक बात जो डिस्कस करने की यहाँ पर है कि इन व्याख्याओं के आधार पर हम अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे एंट्री करें, हम कैसे एग्ज़ाम को देखें. क्या इसके आधार पर, इन व्याख्याओं के आधार पर हमारे यूपीएससी सीएससी के पीटी के, प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चंस हल हो जाएंगे? तो सवालों को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए एक बार फिर से हमको इस फीचर्स को दूसरी तरह से सोचे देखना होगा. चूँकि पहले भी ये सवाल प्रीलिम्स के अंदर पूछा है कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज a federal state, a unitary state, a union of state, और a federal state. पीटी के अंदर बहुत बार सवाल रहा है कि ऑब्जेक्टिव है कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और इट इज क्वासी फेडरल or it is unitary or it is pluralist. भारतीय ये सब ना जो मल्टीपल्स लिखे गए हैं दुनिया के संविधानों में कहीं न कहीं पाए जाते हैं. बहुत से संविधानों की प्रकृति या कुछ एक की प्रकृति क्वासी फेडरल हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है या प्लूरलिस्ट हो सकती है. इतना डीपली जाने के लिए आपको कुछ और लेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी. सो क्लास आगे जैसे जैसे कंटिन्यू होगा उसको ब्रीफ करते जाएगा. अब अभी हमने कहा कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अलाइक फेडरल स्टेट, पर यहाँ हम जो सही आंसर है ना वो फेडरल ही मानते हैं और वो सही है भी. अब इन ऑप्शंस में ना यूनियन ऑफ स्टेट कहीं है ही नहीं, तो हम किस तरह से कहें कि फेडरल है. तो करेक्टर को देखा जाना चाहिए कि कैसे हम फेडरल को सही मानते हैं. और एज वेल मेंस के अंदर भी इस तरह के सवाल डिस्कस होते हैं. पूछे गए हैं कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट a federal constitution, it is very near to quasi-federal state. इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान की प्रकृति, ये प्रीलिम्स से पूछे गए सवाल हैं और बेस पे सवाल पूछा हुआ है. पूरी व्याख्या को अगर देखा जाए तो व्याख्याओं के आधार पर, डिफरेंसेस के बिहार पर इस सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि व्याख्याओं के बिहार पर तो नहीं हो सकता. तो फिर ये सवाल कैसे माना जाए, किसका कौन सा आंसर सही किया जाए. और आंसर सही इसका ये कि फेडरल स्टेट है. ये कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति निम्न में से क्या है. वो संघात्मक है, वह परिसंघात्मक है, वो एकात्मक है या वो बहुतंत्रात्मक है. हम सही यहाँ मानते हैं संघात्मक व्यवस्था को. मेंस में इसी टॉपिक पर एक सवाल पूछा है
कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक नहीं है, जबकि अब प्रेस में कह रहे हैं कि संघात्मक है। और उसकी अगली लाइन मेंस में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक नहीं है, बल्कि ये परिसंघ के बहुत नज़दीक है। व्याख्या कीजिए या विश्लेषण कीजिए। अब एक जो डायरेक्शन होता है, जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है, जो डायलेमा क्रिएट होता है कि व्याख्याओं में कहा गया और डॉक्टर अम्बेडकर कोटेशन में ये कहा गया कि इंडियन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक अ फेडरल स्टेट, और हम यहाँ मान रहे हैं कि फेडरल स्टेट है वो, और सही मान भी रहे हैं। और मेंस में कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट, इट इज़ वेरी नियर टू क्वासी फेडरल स्टेट। ये संघात्मक नहीं है बल्कि परिसंघ के बहुत नज़दीक है। तो ऐसे सवाल इन सिद्धांतों की कैरेक्टर के ऊपर व्याख्यात होते हैं कि हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था में इस व्यवस्था को स्वीकार क्यों नहीं किया है। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों सवालों की व्याख्या कर देता हूँ, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।